Hello students, so today's topic is chapter number 2 ethics in daily life class 12th NIOS। तो चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो सबसे पहले अगर हम चैप्टर के नाम पर जाएं एथिक्स इन डेली लाइफ, तो हमारी डेली लाइफ में एथिक्स क्या होने चाहिए। तो वर्ड है पहला एथिक्स। तो एथिक्स समझ लेते हैं कि एथिक्स क्या होता है। एथिक्स इज समथिंग विच इज टर्म्ड एज रेगुलरिटी। कोई भी चीज़ रेगुलर है, पंचुअल है, टाइम पे हो रही है, नॉलेज के अकॉर्डिंग हो रही है, उसको हम एथिक्स बोलते हैं। और रेगुलर वर्ड मस्ट है वहाँ पर। तो एथिक्स की अगर डेफिनेशन आपको एग्जाम में आएगी तो आपको जो एग्जाम में डेफिनेशन लिखनी है दैट इज द वर्ड एथिक डील्स विद मॉरल इश्यूज एंड विद राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। तो एथिक्स का मतलब हम कहीं पर भी हैं, हम अपने घर पर हैं, हम अपने वर्क प्लेस पर हैं, हमारा मॉरल बिहेवियर किस तरह से है, क्या राइट है और क्या रॉन्ग बिहेवियर है, हमको उसमें डिफ्रेंशिएट करना आता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ड एथिक्स। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि आप मेजर कंपोनेंट्स बताइए किसी भी वर्क सिचुएशन के, इधर एट ऑफिस और एट होम। तो तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं एथिक्स के। पहला वर्क, वर्कर एंड वर्क प्लेस। काम क्या कर रहे हैं, काम कौन कर रहा है और काम की जगह कैसी है। ये तीन मेजर कंपोनेंट्स है किसी भी वर्क सिचुएशन के। जनरल एथिक्स अगर आपसे पूछा जाए तो सिंसियरिटी। कोई इंसान कितना सिंसियर है उससे पता चलता है कि उसके एथिक्स किस तरह से हैं। जनरल एथिक्स में एक्चुअली सिंसियरिटी तो मेन कंपोनेंट रहेगा, देन ट्रूथफुलनेस हो सकता है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, ऑफ कोर्स सिंसियरिटी आई टोल्ड यू। सो जनरल एथिक्स अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो दैट मीन्स ट्रूथफुलनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सिंसियरिटी। तीन आप ये वर्ड्स का आंसर लिखेंगे। देन विच ऑफ द प्रॉब्लम्स इज सॉल्व बाय कोड ऑफ वर्क एथिक्स। अब कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कि जहां पर एथिक्स को फॉलो नहीं किया जाता, तो वहां पर आपका सब टाइप की एथिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि डिसरिस्पेक्ट फॉर टास्क। कोई भी काम कोई कर रहा है तो हम उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, हम समझ रहे कि ये तो छोटा मोटा काम करता है, तो हम जो उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए वो उसे मिल नहीं रही है। सो अगेन इट इज अ टाइप ऑफ अनएथिकल प्रॉब्लम। देन आते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कोड ऑफ एथिक्स। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि आप कोड ऑफ एथिक्स का मीनिंग बताइए एग्जाम में, तो आपको लिखना है अ लिस्ट ऑफ क्लियरली स्टेटेड रूल्स, स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स टू गाइड आवर बिहेवियर एट होम एंड इन पब्लिक इज कॉल्ड कोड ऑफ एथिक्स। तो कोड ऑफ एथिक्स क्या हो गया कि एक लिस्ट बनी हुई है, बहुत क्लियरली एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें हमारे रूल्स आ गए, हमारे स्टैंडर्ड्स आ गए, हमारे बिहेवियर के प्रिंसिपल्स आ गए, इनकी एक स्टैंडर्ड लिस्ट बनी है। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें घर पे, पब्लिक एरिया पे, अपने वर्क प्लेस पे, हर जगह हमें उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर अपना रखना है। सो दिस इज कॉल्ड कोड ऑफ एथिक्स। आप पूछ सकते हैं कि भाई प्रॉब्लम्स किस तरीके की फेस करते हैं हम, ऐसा क्या है जब लोग एथिक्स को अपने फॉलो नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम्स होती है। एग्जाम्पल्स के साथ उन्होंने बताया है, आप एग्जाम में लिख सकते हैं ऐसे दैट वी हैव ऑब्जर्व दैट इन सम होम्स स्पेशल ट्रीटमेंट इज गिवन टू सन्स इन कंपैरिजन टू डॉटर्स। तो लड़कों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कोई कोई घर में गर्ल्स के, डॉटर्स के कंपैरिजन में। और कभी कभी पेरेंट्स जो होते हैं किसी एक पर्टिकुलर बच्चे की तरफ अपना फेवरेटिज्म दिखाते हैं, ये मेरा फेवरेट बच्चा है तो उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव होता है। कुछ सिचुएशंस हमने देखी हैं जिसमें मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज जो लोग हैं उनके साथ उनके घर में ही अच्छे से उनके साथ बिहेवियर नहीं होता है, डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो इन सर्टेन सिचुएशंस mentally or physically disabled people, they got discrimination against normal ones.
both at home and at outside. Some people consider disregard for family norms and culture as signs of modernity. कुछ लोग मॉडर्न होने के नाम पर नॉर्मल जो हमारे फैमिली नॉर्म्स हैं, हमारे जो घर के कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको रिस्पेक्ट नहीं देते और अपने आप को मॉडर्न समझते हैं. तो इस तरीके की एथिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं रोज़मर्रा की लाइफ में जो लोग फेस करते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जब हम किसी वर्क प्लेस को विजिट करते हैं तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस की जाती है, खासकर तब जबकि वर्कर्स इरेगुलर हो या लैक ऑफ पंचुअलिटी हो. अब पंचुअलिटी का मतलब क्या होता है? आप टाइम पे नहीं पहुंच रहे हैं, आप खुद ही सोचिए. इरेगुलरिटी एंड लैक ऑफ पंचुअलिटी आर द प्रॉब्लम्स विच वी एनकाउंटर फ्रीक्वेंटली इन एनी वर्क सिचुएशन. लोग देर से आ रहे हैं, इरेगुलर हो रहे हैं, कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, टाइम उनका फिक्स नहीं है. कुछ लोग सुबह देर से उठते हैं तो देर से स्कूल अपने बच्चों को भेज पाते हैं, उनका देर से काम हो पाता है, खुद ऑफिस वो देर से पहुंचते हैं. सो अगेन इट इज़ लैक ऑफ पंचुअलिटी, टाइम मैनेजमेंट की कमी है. दे मे ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोवाइड देयर फैमिली मेम्बर्स विद प्रॉपर मील्स एंड हैव डिसऑर्गेनाइज्ड होम्स. तो जिनका बिहेवियर में इरेगुलरिटी होती है, पंचुअल नहीं होते हैं, तो हो सकता है कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी टाइम पर खाना भी नहीं दे पाए, उनका ध्यान भी नहीं रख पाए. और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके बिहेवियर में ही प्रॉब्लम है. सच पीपल फ्रीक्वेंटली एब्सेंट देमसेल्व्स फ्रॉम वर्क. कुछ लोग तो छुट्टी बहुत ज़्यादा लेते हैं, आज छुट्टी ले ली, कल छुट्टी ले ली. छुट्टी जितनी ज़्यादा लेंगे इरेगुलरिटी उतनी आएगी काम में. अदर्स लाइक टू कम इन लेट एंड लीव अर्ली एज अ मैटर ऑफ हैबिट और राइट. तो कुछ लोग तो अपनी आदत की वजह से भी देर से आ रहे हैं, जल्दी घर चले जा रहे हैं, तो काम पे उतना फोकस नहीं हो पा रहा है. सम वर्कर्स आर नेवर फाउंड इन देयर सीट ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स. तो कुछ वर्कर्स हम देखते हैं कि वर्किंग आवर्स में अपनी सीट पर बैठे तो कभी मिलेंगे नहीं. अगेन इट्स अ साइन ऑफ बीइंग इरेगुलर एंड लैक ऑफ पंचुअलिटी. We may have witnessed the inconvenience caused to the public wanting to pay bills when counter clerks are either late or not found at their seats in banks, post office, telephone and electricity offices. अब इससे होता क्या है कि जो पब्लिक आई हुई है अपने बिल्स पेमेंट के लिए या किसी और काम के लिए, अब उनको क्लर्क अपनी जगह पर बैठा नहीं मिल रहा है. इधर आप बैंक में देख लें, पोस्ट ऑफिस में देख लें, टेलीफोन डिपार्टमेंट में देख लें, इलेक्ट्रिसिटी जगह पे देख लें. तो अगर वहाँ के क्लर्क प्रेजेंट नहीं होते हैं तो पब्लिक को बहुत दिक्कत होती है और पब्लिक का खुद का टाइम भी वेस्ट होता है. सो ये सब बैड एग्जाम्पल्स हैं इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के, जहाँ पर जो द पीपल दे स्पॉइल द डिसिप्लिन ऑफ द वर्क एनवायरनमेंट. और इससे क्या होता है? इनकन्वीनियंस टू द पीपल एंड लोअर्स द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अब आप इरेगुलर होंगे, आपका वर्क प्लेस पे रेगुलरिटी होगी, लैक ऑफ पंचुअलिटी होगी, तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपकी जगह है काम करने की, उसका स्टैंडर्ड भी लो हो जाता है, उसकी इमेज को भी फर्क पड़ता है. सो दीज वर दी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अस व्हेन वी विजिट अ वर्क प्लेस वेयर वर्कर्स आर इरेगुलर और हैविंग लैक ऑफ पंचुअलिटी. नेक्स्ट आता है कि आप कैसे बताएंगे कि किसी में कितना एथिकल बिहेवियर है. तो आपका एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, हाउ कैन यू ऑब्जर्व द एथिकल बिहेवियर. तो एथिकल बिहेवियर के जो सारे पॉइंट्स हैं, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? सिंसेरिटी, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ एंड फॉर अदर्स, रिस्पेक्ट फॉर टाइम, रिस्पेक्ट फॉर वर्क, क्या काम कर रहे हैं उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है, रिस्पेक्ट फॉर आवर एनवायरनमेंट, देन रेगुलरिटी, पंचुअलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, देन लॉयल्टी, आप कितने लॉयल हैं अपनी कंपनी की तरफ में, धोखा तो नहीं कर रहे हैं उनके साथ, मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशनशिप विद कोलीग्स एंड क्लाइंट्स, आपके अपने कलीग्स के साथ, आपने अपने क्लाइंट्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स हैं. एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, willingness to take and learn new responsibilities,
क्या आप तैयार हैं कि आप अपने वर्क प्लेस पे, अपने ऑर्गेनाइजेशन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाएं और नई चीज़ें सीखें। ये सारे एथिकल बिहेवियर के पॉइंट्स हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर आप कहीं जाते हैं जहाँ पर वर्कर्स को बहुत ही इनएडिक्वेट नॉलेज और स्किल है, यानी उनमें नॉलेज की कमी है, उनमें स्किल की कमी है, तो आपको एज अ कस्टमर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? Many people project that they have special skills and knowledge to impress others and enhance their job prospects. Suppose we have access to computer but do not know how to operate it. कंप्यूटर तो है हमारे पास पर हमें उसे ऑपरेट करना ही नहीं आता, और अगर हम ज़बरदस्ती इंसिस्ट करेंगे नहीं जी हम तो कंप्यूटर चला लेंगे, काम कर लेंगे, तो क्या हम ये गारंटी लेते हैं कि हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, चलाने के बाद वो ठीक रहेगा या कोई पार्ट उसका बिगड़ जाएगा? Many people claim कि वो बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे से पेशेंट का इलाज करते हैं, लेकिन उनके पास उनकी नॉलेज की कमी है, स्किल की कमी है, तो क्या गारंटी है कि वो पेशेंट का ट्रीटमेंट सही से करेंगे? ऐसा भी हो सकता है कि उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब कर दें। और भी लोग हैं जैसे कि इलेक्ट्रिशियंस हैं, उनको लगता है कि हाँ जी हम तो इलेक्ट्रिशियन बन गए, लेकिन उनमें नॉलेज की कमी होती है, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी का अप्लायंसेस उनको चलाना नहीं आता है, और कोई मशीन चलानी नहीं आती, तो हैवी लॉस हो सकता है, खुद को प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरों को भी हो सकती है। सो हमने क्या सीखा? नोइंग योर जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपना काम के बारे में पता होना चाहिए। सो नोइंग योर जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. One should not only be skilled at one's job, but also be ready to learn more about it and update one's knowledge and skill from time to time. सिर्फ नॉलेज गेन करने से नहीं होता है कुछ, आपको अपनी नॉलेज को बार बार टाइम टू टाइम अपडेट भी करना ज़रूरी है। जैसे कि अगर किसी को न्यूट्रिशन की कम नॉलेज होगी, या होम अप्लायंसेस की कम नॉलेज होगी, मेडिसिन की कम नॉलेज होगी, कोई भी क्लीनिंग एजेंट को यूज़ करने की कम नॉलेज होगी, तो इससे ऐसा हो सकता है कि कोई सीरियस मिसहैपनिंग हो जाए, कोई इंसिडेंट इस तरीके के सीरियस घर में या वर्क प्लेस पर हो सकते हैं। जिसको सेफ्टी की कम नॉलेज है, जिसको फर्स्ट एड की नॉलेज नहीं है, अगेन डेंजरस है, नॉलेज होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी का ही नॉलेज नहीं है तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। देन लैक ऑफ नॉलेज अबाउट गुड न्यूट्रिशन, अगर हमें न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं है तो हम किसी को खाना इस तरीके से सर्व कर रहे हैं कि उसमें प्रॉपर विटामिन्स नहीं जा रहे हैं, प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसी हो सकती है, जिससे कोई बड़ी बीमारी भी पॉसिबल है कि हो जाए। Similarly, learning lessons sincerely will add to your knowledge. Doing the suggested activities will help us to develop the skills we need to perform well. तो हमें सिर्फ एक ही बार नहीं सीखना है, अपने काम को अपडेट करते हुए बार बार सीखते रहना है, ताकि हमारे काम में हम स्किलफुल रहें और हमसे कोई गलती ना हो, ना हमारा खुद का नुकसान हो, ना दूसरे का नुकसान हो। Now let's come to the last important question, that is what suggestions can you give to raise people's ethical standard. तो लास्ट important question की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ये कहता है कि आप क्या सजेशंस दे सकते हैं कि लोगों की एथिकल्स वैल्यूज़ जो हैं, स्टैंडर्ड्स जो हैं वो रेज हो पाएँ। सो उसमें सबसे पहला है पब्लिक डिस्क्लोजर एंड पब्लिसिटी, प्रिपरेशन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, एंड द लास्ट वन इज टीचिंग ऑफ एथिक्स and values in schools and colleges. तो पब्लिक डिस्क्लोजर एंड पब्लिसिटी का मतलब डिस्क्लोज करिए, औरों को जाकर बताइए कि इस बंदे में एथिक्स नहीं है, काम करने का नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, या ये करप्शन करता है, ये करप्ट है, तो उसको एक्सपोज करना ज़रूरी है, उसको क्रिटिसाइज करना ज़रूरी है, और ज़रूरत पड़े तो पनिश करना भी ज़रूरी है। Bringing their wrongdoings to the notice of family members. अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, मतलब किसी का बच्चा अगर चोरी कर रहा है, हमें पता चल गया, तो हमें ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम फैमिली मेम्बर्स को बताएं ताकि वो उसको सुधार सकें। और फिर हो सकता है कि जो गलत काम कर रहा है वो एक सोशल एम्बैरसमेंट से अपने डर जाए और गलत काम करना छोड़ दे। तो ये था हमारा पब्लिक डिस्क्लोजर एंड पब्लिसिटी।
पब्लिक में जब हमारा नाम खराब होगा तो हम डरेंगे उससे। नंबर 2 इज प्रिपरेशन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। तो एक प्रिपरेशन होनी चाहिए, जैसे एक प्रॉपर लिस्ट बननी चाहिए कि ये हमारे कोड ऑफ एथिक्स है, ये रूल्स हैं, ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये हमको फॉलो करने ही करने हैं। रिटन, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो बोर्ड पे रिटन होना चाहिए, या कहीं आपको अगर लेटर मिला है, अपॉइंटमेंट लेटर, तो उसमें प्रॉपर रिटन होना चाहिए। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के एथिकल रूल्स हैं, आपको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। दिस वे द एम्प्लॉयज विल बी एबल टू अप्लाई एंड इंटीग्रेट एथिकल कॉन्सेप्ट्स इनटू देयर वर्क। एंड द थर्ड वन इज योर टीचिंग ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो स्कूल और कॉलेजेस से ही सारी लर्निंग स्टार्ट होती है। वही ऐसी जगह है, स्कूल और कॉलेजेस से ही एक बच्चा, छोटा बच्चा भी सीखना शुरू करता है, बड़े भी सीखते हैं। तो लर्निंग प्रोसेस जो है हमारा, वो स्कूल से लेकर कॉलेज तक चलता ही रहता है। इनफैक्ट लाइफ में तो आपका थ्रू आउट चलता है। So far, ethics were expected to be learned by a worker on his own through experience, informal guidance from others in the office. Today, with cutthroat competition, multiple challenges, and a fast changing environment, it is important that everyone should be well trained and efficient. पहले क्या होता था कि लोग जहाँ पर काम कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस से ही, आसपास के इन्वायरमेंट से ही सीख लेते थे। लेकिन अभी क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन, मतलब इतना कंपटीशन का लेवल इतना हाई है कि हमको या एम्प्लॉयज़ को खुद वेल ट्रेंड एफिशिएंट होना ज़रूरी है। और ये हम कहाँ सिखा सकते हैं? स्कूल्स एंड कॉलेजेस में। Only then we can give good work performance and expect to rise in our life. So teaching of moral values and ethics should be a part of our lives at an early stage. Teaching of moral values and ethics should be a part of our daily life from an early stage only, yani from school, then it will be continuing to college also. This way we will be able to develop as disciplined citizen, build our nation. Starting from an early age also mean developing values as habits, and we know that habits are difficult to get rid of. आदतें एक बार पड़ जाएं तो छूटनी मुश्किल है। तो बचपन से जो आदत पड़ जाएगी वो आपके लाइफ को एक डिसिप्लिन्ड वे देगी, and you will be very successful in your life. So this was the whole explanation of all the important questions and answers according to the examination point of view. Thank you so much.